बीपीपी की किट का एक सवाल, दैट इज 19.1 शू स्वेयर शेयर किया हुआ। Says the draft statement of financial position shown below has been prepared by Shuswar, a limited liability company, as of 31st December 20x4। इसको 2004 नहीं पढ़ना है, 2014 नहीं पढ़ना है, 2024 नहीं पढ़ना है, it's 20x4। What does X represent, sir? X एक अल्फा न्यूमेरिकल ईयर है। इसका अगला साल 20x5 होगा, 20x6, x7, x8, x9। उसके बाद कौन सा साल आएगा? 20y0, then y1, y2, y3, y4, then z। अच्छा, अगर आप इसके रिवर्स में जाते हैं, अभी ये x4 है, तो 20x3, x2, x1, x0, w, तो that would be 20w9। अक्सर क्वेश्चंस में आपको ईयर रियल ईयर नहीं मिलेगा, अल्फा न्यूमेरिकल ईयर होगा। इसकी दो रीजंस हैं। कल हमने एक सवाल किया था, वो 2004 का था, तो पढ़ते हुए आपको कहीं फील हुआ होगा कि तो हमारी पैदाइश के साल है, ये सवाल हमारे साथ पैदा हुआ, ये भी तकरीबन हमारी एज या हमसे भी थोड़ा बूढ़ा हो गया, बड़ा है। तो अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि करीबन कोई 21 साल पुराना सवाल है, तो उसकी वजह से ये सवाल आउटडेटेड फील करता है। अगर एग्जाम किट्स के अंदर या बुक के अंदर रियल ईयर्स लिख दिए गए, तो हर साल या 4-5 सालों के बाद सारे ईयर्स अपडेट करने पड़ेंगे। खैर, नॉट अ बिग डील। दूसरा मसला, अगर एक सवाल के अंदर टेस्ट किया गया IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन, कैश डिस्काउंट को अदर इनकम मानना है या कैश डिस्काउंट अलाउ करने पर हम उसको एक्सपेंस मानेंगे या सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, ये डिपेंड करता है कि IFRS 15 अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एक सवाल अगर 2012 का हो, तो आप एक होशियारी दिखा सकते हैं कि 2012 में तो IFRS 15 आया ही नहीं था, लिहाजा उसकी ट्रीटमेंट आप एज डिस्काउंट अलाउड करके आ जाए, यानी उसको सेल्स रेवेन्यू में से माइनस नहीं करें। हालांकि प्रोबेबल है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा, बावजूद इसके आपने इग्नोर मारा क्योंकि 2012 में तो IFRS 15 नहीं आया था, लिहाजा आप उसको एज अ डिस्काउंट अलाउड शो कर दें, लेकिन आप सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएंगे। तो एग्जामिनर ने कहा तो मुझसे भी 1.5 पे चल रहे हो भाई, इतनी होशियारी मत दिखाओ, लेकिन आप भी गलत नहीं होते। इसलिए एग्जामिनर या ये कभी भी कोई एक्चुअल ईयर शो नहीं करते, ये एक अल्फा न्यूमेरिकल ईयर होता है। तो अगर 20x4 है तो इसको 2004 मानने वाले फंस सकते हैं, लेकिन 20x4 मानने वाले फंस नहीं सकते। आप उसको 2024 पढ़ लो, कोई मसला नहीं, ये अल्फा न्यूमेरिकल। अब आज से 20 साल बाद भी ये सवाल सही रहेगा, उसको 2044 पढ़ा जाएगा, और आज से 20 साल पहले इसको 2004 पढ़ा गया होगा। तो इस बेसिस पे कि कहीं आप ये ना कहो कि तब IFRS 5 में या ये स्टैंडर्ड आया ही नहीं था, तो आपकी उसकी मिसट्रीटमेंट ना कर दें, इस वजह से एक्चुअली कुछ नहीं है। खैर, एसेट्स में दो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, एक लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा प्लांट एंड इक्विपमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या दोनों डेप्रिशिएट होते हैं? लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी, बिल्डिंग होगी। क्या प्लांट एंड इक्विपमेंट में दोनों डेप्रिशिएट होते हैं? हाँ। कॉस्ट 9 मिलियन की कॉस्ट है पूरी प्रॉपर्टी की, जिसमें जमीन प्लॉट भी शामिल है और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग भी शामिल है, और अब तक ये 1 मिलियन से डेप्रिशिएट हो चुका था, लिहाजा इसकी कैरिंग वैल्यू। उसके अलावा प्लांट एंड इक्विपमेंट 21 मिलियन के थे,
और अब तक ये 9 मिलियन से डेप्रिशिएट हो गए 12 मिलियन पे बैलेंस शीट में मौजूद है। इन्वेंटरीज 3000 है, रिसीवेबल्स 2600 है, कैश एट बैंक 1900 है, जो टोटल एसेट्स 27500। उसके अलावा इशूड शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स पार वैल्यू कितनी है 50 सेंट्स ईच, और सामने अमाउंट लिखा हुआ है 6 मिलियन या 6000। अगर एक शेयर 50 पैसे का है तो 60 लाख रुपए में कितने शेयर्स बनेंगे 120, डबल 6 मिलियन के 12 मिलियन हो जाएंगे। बिकॉज हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इज शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, तो ये डबल हो जाएगा। उसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स 12400। नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन नोट्स हैं जो रिडीमेबल कब है 20 Y0 पे रिडीमेबल 2 मिलियन के, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स हैं 2100 के, और एक सस्पेंस अकाउंट है इक्विटी लायबिलिटी के साइड पे कि एसेट के साइड पे, यानी क्रेडिट साइड पे कि डेबिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड पे 5000 का सस्पेंस अकाउंट है। तो इसने सस्पेंस अकाउंट बना के फिलहाल एसओएफपी को बैलेंस को कर दिया है। टास्क 1 says some inventory items included in a draft statement of financial position at a cost of $500,000 were sold after the reporting date for $400,000 with selling expenses of 40,000। पहला सवाल, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? ये एडजस्टिंग इवेंट सेल नहीं, लेकिन एक इवेंट या सेल ऑफ इन्वेंटरी ने आपको बताया कि ईयर एंड में जो इन्वेंटरी आपके पास मौजूद है वो ओवरस्टेटेड है। उस इन्वेंटरी की कॉस्ट कितनी है $500,000 और एनआरवी कितनी है 360। क्योंकि इसकी जो सेल्स हुई है वो 4 लाख की हुई है और 10% यानी 40,000 उसकी सेलिंग कॉस्ट है। एंड व्हाट इज एनआरवी? इट इज सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। तो 360 उसकी एनआरवी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सेल दिखा दो उसको बिफोर ईयर, लेकिन ये इवेंट इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, फर्दर एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि जो इन्वेंटरी आपके पास ईयर पे मौजूद थी वो ओवरवैल्यूड थी। तो हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी आंसर नंबर 1, इन्वेंटरी शुड बी डेबिटेड बाय 140। वैसे 5 लाख और 3 साल में फर्क कितना है 140 का, लेकिन इन्वेंटरी डेबिट करने का मकसद इन्वेंटरी को मैं 640 पे मजीद ओवरस्टेट कर दूंगा, सेंस ही नहीं बन रहा। Inventory should be credited with 140,000 at 31st December 2024। ईयर एंड पे ही इन्वेंटरी को क्रेडिट कर दिया जाए। C, कैश should be credited। कैश भी क्रेडिट होगी, इन्वेंटरी बेच के पैसे मिलेंगे कि उल्टा देंगे। D, no adjustment should be made because the inventory was sold after the year। जो फाइट है वो between B and D है। A और C तो मध्य ऑप्शन तो B के मुताबिक इन्वेंटरी की फिगर को एडजस्ट कर लेना चाहिए ईयर एंड पे ही, और क्योंकि IAS 10 के हिसाब से दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, तो हम इन्वेंटरी को 140,000 से क्रेडिट करें। राइट, सेल आप दिसंबर में शो नहीं करोगे, सेल इसको आप 20x5 नहीं करोगे, लेकिन ईयर एंड के कुछ अरसे बाद ये इन्वेंटरी के सेल होने से आपको एक मजीद सबूत मिल गया कि वो जो इन्वेंटरी 5 लाख पे आपने दिखाई हुई है वो 5 लाख की है नहीं। IAS 10 के लेक्चर में आपको एब्सेंट हो। IAS 10 में हमने डिस्कस किया था कि अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है, रिपोर्टिंग डेट आ गई है, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑथराइज्ड फॉर इशू, अभी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई है, तो रिपोर्ट्स अभी भी मेरे हाथ में है। सवाल यह है कि एडजस्ट करके भेजना है कि अगला साल देखेंगे। तो अगर कोई ऐसी इवेंट होती है
ईयर एंड के बाद, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑथराइज्ड फॉर इशू, जिससे आपको किसी बात की तस्दीक हो जाती है, लेकिन वो इवेंट कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए और आपके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए, एक अनकंट्रोलेबल इवेंट है, तो ऐसे केस में उसको एडजस्टिंग इवेंट किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसका सर पे मौजूद ही नहीं था, ख्वाबो ख्यालों में बात नहीं थी और अचानक से हालात ऐसे बन गए और हादसा हो गया, आग लगी प्लांट में, क्या मुझे ये में पता था कि प्लांट में 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद आग लगने वाली है? नो, कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो जिस बात की कहीं नामो निशान भी मौजूद नहीं था, तो वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। लेकिन अगर हालात तो पहले बन चुके थे, बादल तो पहले छाए हुए थे, बारिश हो गई, तो जब बादल पहले छाए हुए थे तो इंडिकेशन तो थी कि बारिश हो सकती है और हो गई। अगर ये इवेंट की कंडीशंस पहले से मौजूद थी और इस इवेंट ने होके उस कंडीशन को स्टैंप लगा दिया, तस्दीक कर दी, तो ऐसे इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। करेक्ट हो गया? ओके, क्लास 2, the suspense account is made up of 2 items. A, the proceeds of issue of 4,050,000 shares at 1.1 per share. शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 50 सेंट्स। इशू कितने पे किया गया है? 1.1 पे। इसमें पार कितना होगा? 50 सेंट्स एंड प्रीमियम कितना होगा? 60 सेंट्स। ओके, सो 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.1 would be 4.4 मिलियन। डेबिट क्या करना चाहिए था? कैश 4.4 मिलियन से। क्रेडिट क्या करना चाहिए था? शेयर कैपिटल बाय 2 मिलियन, यानी 4 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.5 ईच, 2 मिलियन से, एंड 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.6, 2.4 से क्रेडिट होना चाहिए था शेयर प्रीमियम। भाईजान ने डेबिट तो संभाल लिया, डेबिट कैश करना है वो अकाउंटेंट ने कर दिया, लेकिन क्रेडिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को करना है ये उस्ताद को पता नहीं था। मुनासिब हम ठीक कैसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को 4400 से डेबिट मार के, शेयर कैपिटल को 2000 से एंड प्रीमियम को 2400 से क्रेडिट करेंगे। लेकिन मसला हल नहीं हुआ अभी तक सस्पेंस अकाउंट खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, the balance of the account is the proceeds of sale of some plant on 1st January 20x4। ये साल शुरू होने के टाइम पे 12 महीने पुरानी बात बता रहा है, हमने एक प्लांट बेच दिया था with a carrying amount of 700,000 at the date of sale and which had originally cost 1.4. No other accounting entries have yet been made for the disposal apart from the cash book entry for the receipt of the proceeds. Depreciation of the plant has been charged at 25% straight line basis in preparing the draft statement of financial position without allowing for the sale. The depreciation for the year relating to the plant should also be adjusted. Okay. 31 दिसंबर में आपके पास कितने प्लांट्स नजर आ रहे हैं? 21 मिलियन। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 9 मिलियन। लेकिन इसके अंदर उस प्लांट की कॉस्ट भी शामिल है जो प्लांट हम साल भर पहले बेच चुके थे, और इस डेप्रिसिएशन में उस प्लांट की डेप्रिसिएशन भी शामिल है जो साल भर पहले बिक चुका था। जब प्लांट आपके पास रहा ही नहीं तो डेप्रिसिएट कैसे करेगा? अब आपने सब रिवर्स कर। वैसे कॉस्ट कितनी थी उस प्लांट की? 1.4 और कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 700। सस्पेंस
अकाउंट में बाकी फर्क कितना है? टोटल सस्पेंस अकाउंट कितना था? 5000 का। शेयर इशू की वजह से कितने से रिवर्स मार दिया? 4400 से। अभी भी सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? ये 6 लाख वो कैश अमाउंट है जो हमें प्लांट बेच के मिला है। यानी हमने डेबिट कैश तो कर दिया, लेकिन क्रेडिट प्लांट या लॉस ऑन डिस्पोजल कुछ भी नहीं। एक बार दोबारा समझ लें बात। एक प्लांट जिसकी कैरिंग वैल्यू 7 लाख थी, उसको हमने 6 लाख रुपए में बेच दिया। 6 लाख रुपए की फिगर में कहां से लाया? रिमेनिंग बैलेंस। हमारा सेंटेंस शुरू ही यहां से हुआ कि जो रिमेनिंग बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट है उसमें 6 लाख रुपए बच गए हैं। तो 7 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू वाला एसेट मैंने कितने में बेच दिया? 6 लाख रुपए में बेच दिया। तो मुझे लाख रुपए का लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ। वैसे इसकी डबल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेबिट होना चाहिए था कैश 6 लाख से, डेबिट होना चाहिए था लॉस 1 लाख से, और क्रेडिट हो जाना चाहिए था प्लांट 7 लाख से। सही है? और अगर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना चाहते हैं तो आप इसकी फुल एंट्री पास कर दें, कोई टेंशन नहीं है। मैं सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड दोनों की एंट्री पास कर देता हूं। टास्क 2 ए शेयर इशू किए हैं। कितने? 4 मिलियन शेयर्स। कितने पे? 1.1 पे। तो शेयर इशू से कितने प्रोसीड्स रेज हुए हैं? 4.4 मिलियन। डेबिट होना चाहिए था कैश और बैंक, और हुआ है। क्रेडिट होना चाहिए था शेयर कैपिटल 50 सेंट्स, इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4 मिलियन। पार वैल्यू कितनी है? 0.5। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 2 मिलियन से शेयर कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और क्रेडिट होना चाहिए था रिमेनिंग अमाउंट से शेयर प्रीमियम, यानी 4 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.6, 2.4 मिलियन से, जो कि नहीं हुआ। तो अकाउंटेंट ने डेबिट एंट्री तो पास कर दी, लेकिन क्रेडिट को ओमिट कर दिया। ट्रायल बैलेंस होगा? नहीं होगा ना, जिसकी वजह से उसने क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट डाल दिया। अब हम डेबिट मार देंगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जो कैश डेबिट होना था वो तो हो चुका। कितने से सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स कर दूंगा? इजी है कॉन्सेप्ट। पक्का? अच्छा, उसके अलावा हम देखेंगे कि रिमेनिंग बैलेंस कितना है। सस्पेंस अकाउंट टोटल था 5 मिलियन का, जिसमें से हम रिवर्स कर चुके हैं 4.4 मिलियन। तो डिफरेंस कितना रह गया? 0.6 मिलियन का शेयर। अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं कि ये 6 लाख रुपए का फर्क किस वजह से है। तो पता ये चलता है कि हमने एक प्लांट जो कि साल की शुरुआत में ही बेच दिया, उसका कैश हमें मिला, वो हमने डेबिट कर दिया कैश, लेकिन क्रेडिट क्या करना था वो हमने देख लिया। हमें इस प्लांट को डी रिकॉग्नाइज करना, ऐसा ये जो प्लांट ही आपके पास नहीं है तो आप डेबिट कर दें सबसे पहला अकाउंट उस एसेट की accumulated depreciation।
और कैरिंग वैल्यू कितनी थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 7 लाख। सही है ना भाई? 14 वाला ऐसे 7 पे कैसे है? डेप्रिशिएट हो गया। तो हमने 700,000 से फिर उसके और आगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी हमारे पूरे साथ में। जी वो अलग से रिवर्स है। होगी तो होगी। बिल्कुल। इसको मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 0 कर दिया, प्लस डेबिट कर देना है कैश और बैंक, लेकिन तो डेबिट हो चुका है तो उसकी जगह पे क्या डेबिट कर देंगे? राइट 6 लाख। 7 लाख की कैरिंग वैल्यू वाला एसेट 6 लाख रुपए में बिका है, गेन या लॉस? लॉस कितना? लॉस ऑन डिस्पोजल क्रेडिट प्लांट। उस प्लांट की कॉस्ट कितनी? 1.4। एंट्री बैलेंस, एंट्री बैलेंस। फिर अगर तो अकाउंटेंट ने प्लांट को डिरेकग्नाइज नहीं किया, ऊपर से इस साल भी डेप्रिशिएट कर दिया, जब इस साल ने इस प्लांट से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लिया ही नहीं तो हमने डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? हम उस डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करेंगे। क्या तरीका है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? स्ट्रेट लाइन। कितने परसेंट पे? 25। तो आपने इस साल 25% कॉस्ट पे लगाया होगा कि नेट बुक वैल्यू पे? क्यों कॉस्ट पे? आरबीएम थोड़ी है। अगर आरबीएम होता, रिड्यूसिंग बैलेंस होता, तो हम नेट बुक वैल्यू पे 25% लगाते। स्ट्रेट लाइन में मतलब कॉस्ट पे लगेगा। तो 14 लाख का 25% 3,50,000। ये आप बिला वजह डेप्रिशिएट कर चुके हो ऐसे, तो हम रिवर्स करेंगे। रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सोल्ड। डेबिट कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3.5, दैट इज 1.4 मिलियन का, यानी कॉस्ट का 25%, और क्रेडिट कर दिया यानी प्रॉफिट लॉस। सही है? करना क्या है? What is the profit or loss on the disposal of the plant? 1 लाख का है क्या? तो लॉस ऑन डिस्पोजल टास्क 2 की पहली रिक्वायरमेंट है। What is the amount of depreciation adjustment that should be made for the year 31st of December 2020? Sorry? Next page. ठीक है? तो इस साल प्रॉफिट या लॉस में हम लॉस दिखाएंगे 1 लाख का, और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे 3.5। इतनी मेहनत के साथ 2 रिक्वायरमेंट्स आ रहा है। चल टास्क 3, a year journal to clear the suspense account is given to. Prepare the double entry by selecting the correct option for each row. Use the information given under task 2. Issued share capital डेबिट होगा क्रेडिट होगा?
इश्यूड शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कैश ना कि डेबिट कर रहा है ना क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि कैश डेबिट को कर चुका है। डेब्टर का एंट्री किए जब भी तो सस्पेंस अकाउंट बना है। अगर फुली मूवमेंट कर देता तो सस्पेंस अकाउंट भी ना बनता। प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट क्रेडिट होगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब प्लांट को क्रेडिट करेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अकाउंट जो बनेगा वो प्लांट एंड इक्विपमेंट का जनरल बनेगा। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि हर एसेट को अलग-अलग नहीं दिखाया जाएगा। इनफैक्ट टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उन सबको मिला के रखा है। इसमें अलग-अलग सब डेप्रिसिएशन की हेल्प से हमें बनाया है। अच्छा, ओवरऑल इंपैक्ट देखते हैं। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां डेबिट होगी तो क्रेडिट कहां होती है? याद करो, जब डिस्पोजल अकाउंट करेंगे, जब हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले कॉस्ट को सर वहां से अकाउंट से क्रेडिट करके हमें डेबिट करना। बिल्कुल ऐसा है। तो जब हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया विद रेफरेंस ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, तो डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से, और जब कॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया विद रेफरेंस ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, तो डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे विद रेफरेंस ऑफ कॉस्ट। कितने से? 1.4। और क्या आता है डिस्पोजल अकाउंट में? कैश। कि जब एसेट प्रोसीड्स, जब कैश आपको रिसीव हुआ तो आपने डेबिट किया कैश 6 लाख से, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 6 लाख से। अब डेबिट पे कितना है? 1.4 मिलियन, और क्रेडिट पे कितना है? तो रिमेनिंग जाएगा लॉस। कहां? प्रॉफिट लॉस में। तो डिस्पोजल अकाउंट हुआ क्रेडिट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा। तो इस केस में भी हमारा आंसर क्रेडिट। लास्टली सस्पेंस अकाउंट, जब वो है क्रेडिट पे तो खत्म करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट को हमने इधर भी डेबिट किया और इधर भी। सर ये जो आपने डिस्पोजल अकाउंट में लॉस क्रेडिट किया, लेकिन ये पीएल में तो जाके डेबिट होगा ना? पीएल में डेबिट होगा। इसने हमने पूछा डिस्पोजल अकाउंट खुद क्या होगा? वो कहां पर क्रेडिट है? हां, तो डिस्पोजल अकाउंट खुद क्रेडिट होगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट। ओके, टास्क 4। Okay. After the suspense account has been cleared, what will be the balances on these accounts? Share capital already कितना था? 6 million. Given था 6 million, और अभी न्यू शेयर इशू की वजह से क्रेडिट किया इसको 2 मिलियन से, 8 मिलियन। तो शेयर कैपिटल आ जाएगा 8 मिलियन। दूसरा पूछा है शेयर प्रीमियम। ऑलरेडी एसओएफपी में कितना है शेयर प्रीमियम? है दिया हुआ नहीं, लेकिन अभी हमने शेयर प्रीमियम को क्रेडिट किया कितने से? 2.4 से। नहीं, क्या वजह हो सकती है कि आपका शेयर कैपिटल है वो शेयर प्रीमियम? कि पास्ट में जब हमने फर्स्ट टाइम इशू किया होगा, जब कंपनी न्यू बनती है तो अक्सर उसको प्रीमियम नहीं मिलता। बार में
पार पे इशू कर देते हैं। लेकिन जब कंपनी की गुडविल बन जाती है, रिनाउंड हो जाती है, प्रॉफिट आ जाता है, ईपीएस आ जाता है, शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर लोग उसके शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन एक कंपनी न्यू है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड इज नाउ सीकिंग द स्टॉक मार्केट फ्लोटेशन, फर्स्ट टाइम आ रही है मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे लोग उस पर कॉन्फिडेंस नहीं शो करते। इस वजह से अक्सर कंपनीज पार पे शो करते हैं। लेकिन जब वो अपनी एक ट्रैक रिकॉर्ड शो कर देती है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है, अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स शो हो जाते हैं, तो ऑन दैट बेसिस लोग अब ओवर सब्सक्राइब या फिर ज्यादा पैसों में शेयर खरीदते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि आपने शुरू में इशू तो किए थे, फिर बाद में बोनस दे दिए, तो उससे फाइनेंस हो गया। तो बोनस जब हम देते हैं हमें पैसे तो कोई नहीं मिलते, तो प्रीमियम हमने डेबिट कर दिया। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। टास्क 4, irrecoverable debts of $200,000 are to be written off at 31st December 2024. ये bad dates हैं। What will the following adjustments be? Will the following adjustments be debited or credited to retained earnings? Irrecoverable debts, retained earnings, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? डेबिट करेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स मींस जमाशुदा प्रॉफिट्स, एक्सपेंस हुआ तो इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा और अल्टीमेटली इस साल की रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो जाएगी। देखिए जो एडजस्टमेंट यहाँ पे आपने पीएनएल के नाम से लिखी हुई है, इसको आप प्रॉफिट लॉस में भी डेबिट मार सकते हैं या रिटेन अर्निंग्स में नेट इम्पैक्ट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो स्टेक बैलेंस शीट में ही है। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट जो टास्क 2 में डेप्रिसिएशन हमने की है, ये दिस वन, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने रिवर्स किया है, तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? रिटेन अर्निंग्स भी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन मींस हम एक खर्चे को एलिमिनेट कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग्स भी क्रेडिट हो जाएंगी। एंड इन्वेंटरी एडजस्टमेंट जो टास्क 1 में है, इन्वेंटरी डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? इन्वेंटरी डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? एनआरवी पे शो करेंगे ना। आपने इन्वेंटरी दिखाई हुई है कितने पे? 5 लाख पे, जबकि इसकी एनआरवी कितनी है? 30,60। तो आप जब क्लोजिंग इन्वेंटरी को 140 से कम करेंगे तो सीओजीएस 140 से बढ़ जाएगा और जीपी 140 से गिर जाएगा और आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 140 से गिर जाएगा और रिटेन अर्निंग्स भी 140 से गिर जाएंगी। डेबिट मतलब आप जब इन्वेंटरी को पहले देख लेते हो लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, तो आप लॉस को रिकॉग्नाइज करते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जब ये इस तरह से लगता है, सो दिस इज इम्पेयरमेंट, एक लफ्ज हम यूज करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंटरी। आपने इन्वेंटरी खरीदी तो 5 लाख की थी, कॉस्ट उसकी 5 लाख है, तो जब आपने इन्वेंटरी खरीदी है तो आपने डेबिट कर दिया इन्वेंटरी को 5 लाख, क्रेडिट कर दिया कैश को 5 लाख, लेकिन वो इन्वेंटरी की एनआरवी 360 है और आईएस 2 कहता है कि इस लॉस के होने का इंतजार मत करो, अभी दिखा दो। तो हम जब 5 लाख वाली चीज को 360 पे लाएंगे तो 140 का लॉस हो जाएगा बिफोर सेल, इन्वेंटरी के बिकने से पहले नुकसान हो जाएगा, तो 140 लॉस है तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट होगी। सर अब इसको रिटेन अर्निंग्स ही क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? बिकॉज़ इस स्टेटमेंट के अंदर हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस गिवन नहीं है, तो हर वो चीज जो प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाएगी और हर वो चीज जो रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाएगी वो एसओएफपी को बढ़ाएगी और जो गिराएगी वो। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें, ये लॉस ऑन डिस्पोजल, ये जाएगा तो प्रॉफिट लॉस में, लेकिन इसने कहा कि अब बाय वाइंड अप कर चुका हूं मैं, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट लॉस बन चुका है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन चुकी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन चुकी है, अब वापस से नहीं जाओ, सब कुछ ट्रायल बैलेंस में डेट कर चुका हूं, जीरो कर चुका हूं। अब आप सिर्फ ये बताओ कि बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आप चार्ज कर रहे हैं लॉस ऑन डिस्पोजल, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग्स पे दे देगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों देता तो मैं प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करता, एसओएफपी पे ऑटोमेटिक इम्पैक्ट।
मुनासिब है? एक और सवाल की तरफ चलें। यस है ना?